नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप इंडिया सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रही हैं भारत में और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन बिना किसी वक्त को बर्बाद किए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दृष्टि आईएएस के द्वारा नोएडा सेक्टर 15 में नए बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। आईएएस फाउंडेशन कोर्स फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ऑफलाइन बैच रहेंगे। हिंदी माध्यम के लिए 16 जनवरी सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट होगा। इंग्लिश माध्यम के एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। आप डायरेक्टली सेंटर पे विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750187501 और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखते हैं, उससे पहले अभ्यास प्रश्न जो कि आपको पिछले हफ्ते दिया गया होगा। प्रश्न ये था कि सरस्वती नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 80 से अधिक बार मिलता है। दूसरा है, आज सरस्वती नदी के अवशेषों का प्रतिनिधित्व गग्गर, हरक्का, हकरा नदी द्वारा किया जाता है। गग्गर, हकरा नदी के द्वारा किया जाता है। आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि इसका उल्लेख ऋग्वेद में 80 बार से ज्यादा हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है कि आज ये नदी जो है, इसके अवशेष आपको राजस्थान के गग्गर, हकरा नदी के द्वारा के आसपास मिलते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अभी ये पर्टिकुलर नदी वापस चर्चा में क्यों है, सरस्वती नदी चर्चा में क्यों थी? क्योंकि अभी हाल में हुआ ये कि जैसलमेर के एक तारानगर नाम के इलाके में अचानक से डेजर्ट में, मतलब आप यूं कहें कि थार में से पानी निकलना स्टार्ट हुआ। वहां पे जो मरुस्थल है, मरुस्थल के अंदर से पानी निकलना स्टार्ट हुआ। लोगों ने बात करना स्टार्ट कर दिया कि भाई जो सरस्वती नदी है वो फिर से बाहर आ गई है जमीन में से। जनरली ये माना जाता है कि सरस्वती नदी सूख गई थी या फिर सरस्वती नदी जो है जमीन के नीचे बहती है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो उनका कहना था कि ये नदी जो है फिर से बाहर आ गई है, रीसर्फेस हो गई है। बट साइंटिस्ट ने जब पता लगाया तो पता चला कि ये एक आर्टिशियन वेल है। आर्टिशियन वेल क्या होता है हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है, जो आपका सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता वाला एरिया, उसी एरिया के आसपास ये नदी रही है। ये देखिए, ये जो आप देखेंगे, ये जो एरिया है गग्गर नदी का है और यहाँ पे जो गग्गर हकरा जो नदी है वो ये वाला एरिया है। ये नदी जो आपको दिख रही है यहाँ, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो ये चैनल दिख रहा है आपको, ये आपका ब्लू वाला, ये जो है सरस्वती का पेलियो चैनल है। पेलियो चैनल मतलब पुराना, किसी टाइम पे सरस्वती नदी यहां से बही होगी। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि इसके रिमेनेंट जो है, इसके अवशेष जो है वो गग्गर नदी के आसपास दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जगह जो आपको बड़ी याद होगी, मोहनजोदारो। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सरस्वती नदी जो है आपके इंडस वैली वाले रीजन के आसपास ही बह रही है। यहाँ पे देखिए, ये आपकी सिंधु नदी भी बह रही है। तो ये आपका एरिया जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आर्टिशियन वेल की बात हो रही थी कि भाई पानी फूटा तो फूटा कैसे, अब नदी वापस बाहर आई या नहीं आई वो बात अलग है। लेकिन पानी ऐसे हुआ कि आप देखिए, ये एक चट्टान है, इस चट्टान में पानी का पर्कुलेशन, मतलब पानी इसको भेद नहीं पाएगा। ठीक है, नीचे भी ऐसी एक चट्टान है जहां पे पानी इसको भेद नहीं पा रहा है। अब जब हम लोग ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, जमीन के अंदर पानी की बात करते हैं, तो बारिश के बाद अगर कहीं मृदा जो है लूज है या फिर मृदा में कुछ ऐसी स्पेसिंग है जिसकी वजह से पानी अंदर जा सकता है और ग्राउंड वाटर टेबल जो रिचार्ज हो सकती है, तो वहां से पानी इसके अंदर घुसा। जब पानी घुसा, अब इसके ऊपर जाने का रास्ता नहीं है कि ऊपर एक चट्टान है जिसको आप भेद नहीं सकते, नीचे भी ऐसी चट्टान है जिसको आप भेद नहीं सकते। अब पानी यहाँ पे आगे गया। अब ये हाइड्रोलॉजिकल प्रेशर, पानी का भार जो है उसकी वजह से कहीं पे अगर उसको ओपनिंग मिलती है, ऊपर जाने की जगह मिलती है, तो पानी उस भार की वजह से ऊपर चढ़ने लगता है। अब हुआ ये कि जैसे ही पानी ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे कहीं पे जो मृदा थी वो ढीली थी, लूज थी, जिसकी वजह से ये अचानक से पानी बह करके यहाँ से बाहर आ गया। तो हम ये कह रहे हैं कि जो तारानगर में हुआ वो एक आर्टिशियन वेल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को की विश्व धरोहर समुद्री स्थलों में रहने वाली लगभग 20% प्रजातियां अनुपयुक्त रूप से गर्म पानी में रहती है। ये बात बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का ये कहना है कि जब हम लोग समुद्री प्रजातियों की बात कर रहे हैं तो बहुत ऐसी जगह है जहां पे 20% से अधिक यूं कहें कि प्रजातियां वो अपने टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर में रह रही है, जो उनके शरीर के अनुरूप टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज्यादा में रह रही है। दूसरा है, बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन में 19.8% प्रजातियां थर्मल सीमाओं से अधिक तापमान में रहती है। सेम बात वो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ उन्होंने विश्व स्तर पर बात की है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन की बात कर रहे हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ सुंदरवन की बात की जा रही है, तो आप देख लीजिए सुंदरवन, ये जो लोकेशन है आपकी बंगाल के अंदर, ये सुंदरवन वाला एरिया है। और बांग्लादेश के आसपास भी आप देखेंगे कि ये सुंदरवन जो है कुछ बंगाल में है और कुछ बांग्लादेश में भी है। ठीक है, तो ये आपके बात हो गई सुंदरवन की। इसके अलावा एक और है, हमारे पास एक बायोस्फीयर रिजर्व है, मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो कहां पे लोकेटेड है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान हाल ही में बाघों और तेंदुओं के लिए H1N1 बर्ड फ्लू के मामले में चर्चित रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, असम या फिर उत्तर प्रदेश। अब ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। हुआ ये यहाँ पे बर्ड फ्लू की वजह से या एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 की वजह से कुछ बाघ उनकी मृत्यु हो गई, 3 टाइगर की और 1 लेपर्ड की, तेंदुए की मृत्यु हो गई। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जू में या कैप्टिविटी में रखे हुए जानवर की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो वही महाराष्ट्र में हुआ है। किसकी वजह से हुई है? बर्ड फ्लू की वजह से हुआ है। कहां हुई है? गोरेवाड़ा में। अब आपको अगर बाई चांस ये नहीं पता है कि गोरेवाड़ा कहां है और अगर आपको सवाल अटेम्प्ट करना ही है तो ये शब्द है ना वाड़ा, शनिवार वाड़ा। आपने अगर बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है तो उसके अंदर एक जगह है शनिवार वाड़ा, तो इस वाड़ा शब्द जो है जनरली महाराष्ट्र में प्रयुक्त किया जाता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ऐसा सही होगा, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको सवाल अटेम्प्ट करना ही है, तो आप ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन दे रखी है बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पे न्यूज दे रखी है जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनिहाल दर्रे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के लद्दाख क्षेत्र में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। ठीक है, दूसरा है कि यह जम्मू क्षेत्र को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, जो यात्रा और परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है। जब हम बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लद्दाख क्षेत्र में है, ऐसा नहीं है। पीर पंजाल जो है आपके जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि जम्मू क्षेत्र को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 जो है आपका सही है। केवल 2 यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे पहले देख लेते हैं ये कहां पे है। ये देखिए, ये कुछ ऐसे पासेज है, कुछ ऐसे दर्रे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जिल, खारदुंगला और इसके अलावा अघिल पास। ये जो पास है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी वाले पास आप देख सकते हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। छंगला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो दर्रा है ये आपका बनिहाल पास है। बनिहाल पास कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, किसको जोड़ता है? तो भाई ये आपकी जम्मू को और कश्मीर घाटी को जोड़ता है। ठीक है, वैसे भी पीर पंजाल हमने कई बार बात करी है, रजौरी पुंछ वाले एरिया में आतंकवादी गतिविधियों की वजह से पीर पंजाल हमेशा चर्चा में रहता है। अब भी क्यों चर्चा में है? NH44 पे इसको और इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात की जा रही है, ताकि यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के मामले में या फिर लॉजिस्टिक्स के हिसाब से देखें, आवागमन के हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से देखें, तो ये इस एरिया को समृद्ध कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पीर पंजाल का क्षेत्र है जो कि आपकी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आपको वक्त मिले तो पढ़िएगा, बाकी अभी आपको इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, नेशनल हाईवे 44 पे नेशनल सिक्योरिटी और आपके टूरिज्म को इनहेंस करने के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए ये प्रोजेक्ट जो है लाया गया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय ने ग्रेट निकोबार द्वीप में 72,000 करोड़ रुपए की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का प्रस्ताव रखा। ये आपकी न्यूज है, खबर है, इसकी वजह से चर्चा में था, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह परियोजना 16,610 हेक्टेयर में फैली हुई है और इसका उद्देश्य मलक्का जल डबरूमध्य के पास द्वीप की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, तीसरा है कि ग्रेट निकोबार द्वीप भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। बिल्कुल सही बात है, इंदिरा पॉइंट जो है वो यहीं पे स्थित है। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि कितने यहाँ पे सही है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अब एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो है कि ये न्यूज में था कि यहाँ पे केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय के द्वारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की प्रपोजल डाला गया है, तो ये एक चीज है। दूसरा है कि 16,610 हेक्टेयर में ये आपका प्रोजेक्ट होगा। और ये क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि मलक्का जल डबरूमध्य या फिर मलक्का स्ट्रेट इस एरिया में है, जो कि स्ट्रेटेजिक है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये आपका भारत है। ठीक है, हमारे भारत के हम लोग दक्षिण पूर्व की बात करें तो यहाँ पे एक आइलैंड है या फिर द्वीपों की श्रृंखला है, जिसको हम लोग अंडमान निकोबार कहते हैं। ठीक है, अब अंडमान निकोबार का आप थोड़ा क्लोजर व्यू लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारे भागों में डिवाइडेड है। उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान है, फिर लोअर अंडमान है, फिर नीचे लिटिल अंडमान है, फिर कार निकोबार है। ठीक है, फिर लिटिल निकोबार है और ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार का अंतिम छोर जो है भारत का दक्षिणी छोर है। ये देख लिया। अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड को डिवाइड करने वाली रेखा जो है उसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोकेशन देखिए कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये है अंडमान एंड निकोबार की लोकेशन, ये है आपकी मलक्का स्ट्रेट की लोकेशन, मलक्का जल डबरूमध्य की लोकेशन। यहाँ पे ऊपर मलय पेनिनसुला है, नीचे इंडोनेशिया वाला पार्ट है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये छोटा एरिया है और यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारा ट्रेड यहाँ से होता है, जिसके लिए आप कहेंगे कि ये एक चोक पॉइंट है। ठीक है, चोक पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम जगह से बहुत सारा ट्रेड पास करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चाइना का सबसे ज्यादा ट्रेड यहाँ से पास करता है।
अब चाइना का ट्रेड यहाँ से पास करेगा, और अगर इंडो हमारे पास अंडमान निकोबार में ऐसी जगह है तो हम उस पर ध्यान रखेंगे मॉनिटर करने के लिए। ये रणनीतिक तौर पर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम प्रोजेक्ट की बात करें उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर 3-4 चीजें हैं, जैसे कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है गलथिया बे के आसपास। दूसरा है कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा जो कि आपकी मरीन ट्रेड वगैरह को बढ़ावा देगा, वो यहाँ पे गलाथिया बे में बन रहा है। ठीक है, फिर तीसरा है टाउनशिप एरिया यहाँ पे डेवलप किया जाएगा रहने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक पावर प्लांट भी बात की जा रही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिमालय में लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक एंडोर्फिक लेक है या फिर झील है। दूसरा है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है। तीसरा है भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के दौरान टेक्टोनिक एक्टिविटी में ये बनी हुई प्लेट है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये 3 स्टेटमेंट अगर सही है तो किसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहली चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। पहला है पेंगोंग सो लेक, सांबर झील, लोकटक झील और पुलिकत झील। सांबर आपको पता है राजस्थान में है तो हिमालय में होने का सवाल नहीं। पुलिकत आपको पता है कि ये जो है लेक जो है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में है, तो ये साउथ इंडिया की लेक है, तो ये भी हिमालय में होने का कोई सवाल नहीं बनता। लोकटक झील की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, तो ये भी हिमालय में होने का सवाल नहीं बनता। बची पीछे पेंगोंग सो जो कि आपको पता है कि लद्दाख में है, तो ये बिल्कुल ए जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। बाकी इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये लोकेशन है पेंगोंग सो लेक की। अब अगर हम बात करें, ये भारत की बाउंड्री है, कुछ लेक का हिस्सा जो है भारत में है, कुछ आपका इधर चीन में है। ठीक है, दूसरी बात, अभी ये चर्चा में क्यों था कि पेंगोंग सो लेक के वहां पे जो जवान तैनात है उनमें एक इन्फेंट्री है जिसका नाम है मराठा इन्फेंट्री। अब उन्होंने वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैच्यू जो है वहां पे बनाया, जिसकी वजह से वहां के लोकल जो है ज्यादा खुश नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में था। आगे बढ़ते हैं। ये जो देखिए आपकी इंडियन प्लेट, मैंने बता रहा था कि ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी, कैसे बनी है वो देख लीजिए। जैसे ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी। अब यहां से एक हिस्सा टूट करके ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और ये धीरे धीरे मुड़ते मुड़ते कुछ इस तरीके से यहां आकर के ऐसे टकरा जाता है। जब ये टकराता है, ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती है, तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, फोल्ड पर्वत जो बनते हैं वो आपके हिमालय है। हिमालय में यहाँ पे डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से एक झील का निर्माण होता है, वो आपकी पेंगोंग सो लेक है। यहाँ देख लीजिए, ये आपकी इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है और ये आपका हिमालय वाला रीजन है। ठीक है, तो ये बात हो गई। हिमालय अभी भी एक्टिव जोन है, यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि हिमालय अभी भी ऊंचे होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में चीन ने तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्र के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। तिब्बत से बहने के बाद यारलुंग सांगपो असम में प्रवेश करती है। इसे यहाँ सियांग नदी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कौन से कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि असम में प्रवेश करती है, ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, बाकी दोनों चीजें ठीक है यहाँ पे। तो आपसे पूछा गया है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जब तिब्बत से निकलती है तब इसका नाम यारलुंग सांगपो है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश से होकर असम में आती है, फिर बांग्लादेश में जाती है। तो जो अरुणाचल प्रदेश में आती है तब इसका नाम यारलुंग सांगपो है, और उसके बाद आगे सियांग रिवर नाम से जाना जाता है, फिर ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये आपका मैप है, ये यारलुंग सांगपो नदी है। ठीक है, ये एक यू बैंड है, यहाँ से ऐसे घूमते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश से ये असम में आती है और फिर यहाँ बांग्लादेश में चली जाती है। चाइना ने इसको बनाया है, इसकी बहुत सी रणनीतियां हैं पीछे। एक तो चाइना के पास पानी की कमी है, इसके लिए यहाँ पे ये डैम बनाया है, क्योंकि चाइना इसको स्टोर नहीं कर पा रहा था यहाँ पे पर्वतों की वजह से, तो इसलिए चाइना ने यहाँ पे एक डैम बनाया। दूसरा, चाइना के पास एडवांटेज है, यहाँ पे अगर वो पानी रोक देता है, कभी भारत और चाइना के बीच में कोई विवाद हो तो चाइना यहाँ पानी रोक सकता है। इसकी वजह से इंडिया को दिक्कत है इस पर्टिकुलर बांध से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण सार्वजनिक निधि भागीदारी मोड के तहत टूना टेकरा में एक मेगा कार्गो टर्मिनल सहित नई परियोजना के माध्यम से कांडला बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने पर सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। ये जो स्टेटमेंट है आपका सही है, ये अभी चर्चा में था, न्यूज में था, खबर है, इसलिए इसको लिया गया है। और यहाँ पे जो स्टैटिक पार्ट है वो ये है कि कांडला गुजरात में है, ये बात भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपके कुछ मेजर पोर्ट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे ये जो दीनदयाल पोर्ट है इसी को कांडला पोर्ट कहा जाता है, तो ये आपका यहाँ सही उत्तर है गुजरात। और बाकी सारे पोर्ट्स दिए गए हैं, मेजर पोर्ट्स 12 है, 13वां बन रहा है, और जो मेजर पोर्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, माइनर पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। आपके अभ्यास के लिए एक सवाल है, अगर आपको ये पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा। आपके अभ्यास के लिए यहाँ पे एक सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया था और 1983 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पोंग जलाशय को वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर लिया गया था। आपको सही कथन का यहाँ चुनाव करना है, तो आप इसे अटेम्प्ट कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ।
मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। आप ये सवाल अटेम्प्ट करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।